अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको नेपोलियन के उदय के परिस्थितियों के बारे में डिटेल से बता दिया था और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने सामाजिक व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर क्या क्या कार्य किए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था महाद्वीपीय व्यवस्था, और महाद्वीपीय व्यवस्था आखिरकार सफल क्यों नहीं रही इसका भी कारण मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अब आगे चलकर नेपोलियन जो शासक था उसका भी पतन हो जाता है और उसके पतन की भी कुछ उत्तरदायी कारण सिद्ध होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेपोलियन की असफलता या नेपोलियन के पतन के आखिर क्या क्या कारण रहे। तो आप हेडिंग डाल देंगे नेपोलियन की असफलता के कारण। सुनिए, सबसे पहले आप अगर सुन लेंगे आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप खुद से उसको लेके लिखेंगे तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। नेपोलियन जो था वो एक युद्ध प्रिय शासक था। ठीक है, और शासक होने के साथ साथ जब वह शासक नहीं बना था फ्रांस का, तो उसके पहले वह एक कुशल सैनिक था। मतलब वो एक युद्ध प्रिय, पहले से ही एक युद्ध प्रिय व्यक्ति रहा था। और शासक बनने के पश्चात और शासक बनने के पूर्व भी उसने जिन जिन देशों का, जिन जिन साम्राज्यों का अभियान किया, उस साम्राज्य का सफल अभियान करके और उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया, कुछ देशों को छोड़कर अपवाद इंग्लैंड। ठीक है, इसका नेपोलियन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन था। नेपोलियन क्या कहता था कि यूरोप के जो अन्य देश हैं, यूरोप के जो अन्य देश हैं उनके शासक राजघराने में पैदा हुए हैं। यूरोप के अन्य देशों के शासक राजघराने में पैदा हुए हैं, इसलिए युद्ध में उनकी हार और जीत से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर वो युद्ध में हार भी जाते हैं तो जो उस देश की जनता होगी वो उनका स्वागत उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार वो पहले से करती आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो शासक है वो राजघराने में पैदा हुआ है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था चली आ रही है, तो उसको उस पद से कोई हटा नहीं सकता। किंतु नेपोलियन का कथन था ये, किंतु मैं क्या हूं? युद्ध भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? युद्ध भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे युद्ध में विजय के कारण ही जनता ने मुझे क्या किया है? सहर्ष मुझे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। ठीक है, अगर मैं किसी भी युद्ध में पराजित होता हूं तो वहां के जो फ्रांस की जनता है, फ्रांस की जनता का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। क्या कहता था? मैं लिख देती हूँ एक बार। नेपोलियन का कथन था, क्या कहता था नेपोलियन? कि यूरोप के अन्य देशों के शासक, अन्य देशों के शासक राजघराने में पैदा हुए हैं, राजघराने में पैदा हुए हैं और युद्ध में उनकी जय या पराजय का तात्कालीन साम्राज्य की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, आगे लिखिए। इसके आगे फिर क्या कहा उसने? किंतु मैं युद्ध भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे युद्ध में, मैं युद्ध भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे युद्ध में जय या पराजय से ही जनता पर, मुझ पर क्या होता है? विश्वास बना रहता है। यदि मैं युद्ध में पराजित हो जाता हूं तो जो जनता है वो मुझे स्वीकार नहीं करेगी और जनता का मुझ पर से विश्वास क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण, नेपोलियन की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? उसका युद्ध दर्शन। वह युद्ध को ही सब कुछ मानता था। साम्राज्य को स्थापित करना, साम्राज्य की जनता को अच्छे से चलाना, साम्राज्य की जनता की समस्याओं को सुनना, हर चीज का निवारण वो युद्ध के माध्यम से करता था। ठीक है, तो उसकी असफलता का कारण मैंने जो आपको बताया उसको हेडिंग के माध्यम से फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तक आप मतलब जितने पॉइंट मैं बताऊंगी उतने पॉइंट तक आप लिखेंगे। तो अभी जो मैंने सेंटेंस बताया उसके पहले आप हेडिंग देंगे उसका युद्ध दर्शन। तो उसका असफलता का उसका पहला कारण हो जाएगा युद्ध
दर्शन। और युद्ध दर्शन में क्या लिखेंगे कि नेपोलियन एक युद्धप्रिय शासक था और वह हर समस्याओं का हल युद्ध के माध्यम से ही निकालता था। उसका विचार था कि यूरोप के अन्य देशों के शासक राजघराने में पैदा हुए हैं, अतः उनकी जय या पराजय से वहां की साम्राज्य की जनता पर कोई प्रभाव मतलब उनके शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी जनता का कोई बर्डन नहीं जाएगा कि जनता आक्रोशित हो या फिर अपने आप को एक हताश सी समझे, क्योंकि वो खुद ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चली आ रही है, तो उनकी शासन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं आएगा कि उनको उनकी सत्ता से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। किंतु मैं युद्ध भूमि में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मेरे युद्ध में जय और पराजय से ही हमारी जो फ्रांस की जनता है उसने मुझे क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। और इसी दर्शन की वजह से नेपोलियन ने विभिन्न देशों से के साथ युद्ध किया और अंत में युद्ध करते करते खुद ही हार गया और किसका हुआ, साम्राज्य का इसके पतन हो गया। ठीक है, ये आप डालेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ उसका, युद्ध दर्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, अगला क्या कारण हुआ उसके सफलता का। नेपोलियन था तो बहुत समझदार व्यक्ति, समझदार होने के साथ साथ उसने जैसे ही शासन सत्ता संभाली वह एक तानाशाही शासक के रूप में व्यवहार भी करने लगा था। ठीक है, उसने सबसे बड़ी भूल ये की कि इतना विशाल यूरोप में जितने भी देश थे अभी भी और उस समय पर भी जितने देश थे वो बहुत शक्तिशाली देश माने जाते थे। ठीक है, यूरोप में सबसे पूर्वी देश की अगर बात करें तो वो था रूस, था है, और सबसे पश्चिमी देश की बात करें तो वो था इंग्लैंड। ठीक है, जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने, मैंने आपको बताया था जब उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी तो इंग्लैंड का अन्य देशों से व्यापार बाधित कर दिया था, अर्थात इंग्लैंड से एक प्रकार की शत्रुता उसने मोल ले ली थी। अब नेपोलियन को यह समझना चाहिए था कि जब उसने इतने विशाल देश से शत्रुता मोल ले ली है तो अन्य देशों से वह सहायता भी प्राप्त कर सके, लेकिन नेपोलियन खुद को सबसे बड़ा साम्राज्यवादी और सबसे बड़ा शासक घोषित करने के क्रम में, घोषित करने की चाहत में उसने यूरोप के दो बड़े देशों से एक साथ ही शत्रुता मोल ले ली, इंग्लैंड से भी, और इंग्लैंड के साथ साथ उसने क्या किया, रूस से भी शत्रुता मोल ले ली, जो उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। मतलब एक साथ उसने यूरोप के बहुत सारे शक्तिशाली देशों के साथ क्या कर ली, शत्रुता अपना ली, जो आगे चलकर एक गुट बना लिए। ठीक है, वो सारे देश जो थे वो आगे चल के एक गुट बना लिए, और गुट, अब एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आपके सामने 10 व्यक्ति आ जाएंगे तो आप उससे जीत नहीं सकते। तो आगे चलकर नेपोलियन की असफलता का एक यह भी कारण बना। तो इसमें क्या आप हेडिंग डालेंगे, नेपोलियन की रणनीतिक भूल। उसने रणनीति के तहत काम नहीं किया। केवल देखिए, युद्ध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, युद्ध करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपके अंदर रणनीतिक या कोई अन्य क्षमता ना हो। ठीक है, रणनीतिक या कोई वैचारिक क्षमता ना हो, तब तक केवल युद्ध करने मात्र से कोई, युद्ध तो जानवर भी करते हैं लेकिन वो सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती। यही चीज लगभग नेपोलियन ने अपनाया। ठीक है, तो नेपोलियन की रणनीतिक भूल, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि नेपोलियन ने एक साथ ही यूरोप के सभी विशाल देशों के साथ क्या कर ली, शत्रुता अपना ली, जिसके कारण आगे चलकर नेपोलियन का पतन, अर्थात यह लिख सकते हैं कि जो कि आगे चलकर नेपोलियन के पतन का कारण बना। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले बता दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो असफल रही और उसके असफलता के पीछे नौसेना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब जो नेपोलियन या फ्रांस की जो नौसेना थी वो अन्य देशों की अपेक्षा कमजोर थी। ठीक है, तो नौसेना का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा नेपोलियन के पतन में भी। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख लेंगे आप, या दुर्बल नौसेना, दुर्बल नौसेना। इसमें आप क्या डालेंगे, आगे क्या लिखेंगे डिटेल में
कि फ्रांस की जो नौसेना थी वो इंग्लैंड तथा अन्य शक्तिशाली यूरोपीय देशों की अपेक्षा कमजोर सिद्ध हुई, जो कि इंग्लैंड तथा अन्य देशों की सेनाओं के सामने टिक ना सकी, जो कि आगे चलकर नेपोलियन के पतन का कारण बनी। आगे समझ में देखिए, सबसे पहले आप युद्ध दर्शन डालेंगे। पीछे अगर आपने नहीं सुना तो आप वीडियो को बैक कर ले, पीछे जाए और उसको फिर से पॉज करके लिखे या बार बार उसको सुने, तो वो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल से पूरा लिखवा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं इतना अच्छा समझाऊंगी कि आपको वो चीजें एक बार में ही याद हो जाएंगी, मैं कोशिश यही करूंगी। ठीक है, तो दुर्बल नौसेना में आप क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया वो आप लिख लेंगे। फिर अगला जो उसका बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पता ही है आपको, महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था उसने केवल इंग्लैंड को नीचा दिखाने और इंग्लैंड को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उसने अपनाई, लेकिन इंग्लैंड को नीचा दिखाने और इंग्लैंड को अपने साम्राज्य में मिलाने के तहत उसने यूरोप के अन्य देशों के साथ भी शत्रुता मोल ले ली। क्यों शत्रुता मोल ले ली? क्योंकि अन्य देशों को उसने इंग्लैंड के साथ व्यापार करने को मना कर दिया, और व्यापार करने के लिए मना करने के बाद खुद भी स्वयं फ्रांस भी उन देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सका, जिसके कारण वो देश क्या हो गए, फ्रांस के साथ उन्होंने एक शत्रुता का भाव पैदा हो गया। ठीक है, तो अगला कारण आप क्या लिखेंगे, महाद्वीपीय व्यवस्था। जरूरी नहीं है कि आप पूरा महाद्वीपीय व्यवस्था में डिटेल लिखें, क्योंकि अगर नेपोलियन के पतन के कारण आते हैं तो आप महाद्वीपीय व्यवस्था में लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज तो आपका महाद्वीपीय व्यवस्था ही हो जाएगी। मोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसमें लिख देंगे। तो अगला हो गया महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब फ्रांस में नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है, इंग्लैंड में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी, और क्या कहा कि सभी कोई भी देश व्यापार इंग्लैंड के साथ नहीं करेगा, ना तो आयात करेगा और ना ही निर्यात करेगा। लेकिन जो यूरोप का पूर्वी देश है रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में स्थित है। रूस एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और रूस क्या यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। रूस का कुछ भाग यहाँ पर भी यूरोप में भी स्थित है और उसका कुछ भाग एशिया में भी स्थित है। ओके, तो जब उसने मना किया कि कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, तो रूस इतना विशाल देश था, रूस ने उसकी एक ना सुनी, किसकी, नेपोलियन की, और वह निरंतर जैसे पहला उसका व्यापार चल रहा था वैसे व्यापार, हाँ थोड़ी मात्रा में कमी आई थी लेकिन फिर भी वैसा ही व्यापार चल रहा था। नेपोलियन को यह बात पता चली कि रूस का जो शासक, रूस के शासक को कहा जाता है जार, रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे ही नेपोलियन को यह बात पता चलती है कि जो रूस का शासक जार था, जार ने इंग्लैंड के साथ अपना कोई भी संबंध नहीं तोड़ा है, और जैसे पूर्व उसकी स्थिति थी वैसे आज भी उसकी स्थिति बनी हुई है। नेपोलियन ने क्या किया, अपनी सेना को लेके क्या कर दिया, रूस पर जाकर धरना दे दिया। फ्रांस से जाता है कहाँ, रूस। ठीक है, कौन, नेपोलियन अपनी सेना को लेके। जैसे ही रूस के शासक को जार कहा जाता था, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही रूस के शासक जार को पता चलता है कि नेपोलियन अपनी सेना को लेकर रूस के क्षेत्रों में प्रवेश करने ही वाला है, वैसे ही जार अत्यंत चतुराई पूर्वक कहाँ चला जाता है, अपनी सेना को लेकर रूस का शासक जार चला जाता है साइबेरिया के क्षेत्रों में। साइबेरिया का क्षेत्र क्या है, रूस का वह भाग, वह अत्यंत ठंडा क्षेत्र जो यूरोप के भागों में पड़ता है। रूस का वह भाग जो यूरोप के भागों में पड़ता है क्या कहलाता है, साइबेरिया कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्रांस के शासक नेपोलियन जाता है रसिया, वैसे ही रूस का शासक जार अपनी सेना को लेकर चला जाता है साइबेरिया। ठीक है, कई दिन तक फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन अपनी सेनाओं के साथ मॉस्को में, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को में कई दिनों तक जार का इंतजार करता है, समझौता करने के लिए या फिर उसको युद्ध में हराने के लिए। कई दिनों तक मॉस्को में क्या करता है, इंतजार करता है, किंतु जार क्यों लौट के आएगा भाई, जार रशिया साइबेरिया से लौट कर नहीं आया,
और कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ, रूस अत्यंत ठंडा प्रदेश है, तो ठंडी के कारण और धीरे धीरे जो उन्होंने सामग्री लेके आए थे, युद्ध में जब राजा चलते थे और किसी भी साम्राज्य को जीतने जाते थे तो उस दिन के हिसाब से वो अपने साथ खाद्यान्न भी लेकर चलते थे। ठीक है, तो समय से ज्यादा दिन बीत गए, जितने दिन के लिए वो आए थे उतने दिनों से ज्यादा होने लगे, उनके पास खाद्यान्न की भी कमी हो गई और जो नेपोलियन की सेना थी वो ठंडी से और भूख से मरने लगी। ठीक है, जब ठंडी और भूख से लगभग आधे से ज्यादा सेना नेपोलियन की जब मर चुकी तो नेपोलियन ने देखा कि मेरी सेना तो बची ही नहीं, अब अगर जार शासक जो था, जार अगर लौट कर आता भी है तो हम उससे जीत नहीं सकते। ठीक है, यही जो कारण था एक, ये भी बना नेपोलियन के पतन का कारण। तो क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या डालेंगे, रूस पर आक्रमण। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको डिटेल बताया वो आप डिटेल इस पे कर देंगे। फिर जब महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, मैं ये वॉश कर रही हूं, जब नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की और जो अन्य देश थे, जो यूरोप के अन्य देश से थे जिनके साथ व्यापार करने को मना किया था नेपोलियन ने, अन्य देशों में क्या हुई, अव्यवस्था व्याप्त हो गई और अव्यवस्था व्याप्त होने के चलते अनेक छोटे छोटे देशों ने, छोटे थे लेकिन शक्तिशाली देश थे वो, ठीक है, तो अनेक छोटे छोटे देशों ने एक साथ एक मोर्चा तैयार कर लिया। अब मैंने आपको बताया ही, कोई भी कितना शक्तिशाली हो, एक अगर एक साइड हो और 10 एक साइड हो तो जीतेंगे किसको, 10 वाले ही जीतेंगे। ठीक है, तो विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त मोर्चा तैयार कर लिया। उनमें उन देशों में से कौन कौन से थे, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इटली, ये आदि छोटे छोटे जो ये देश थे, ये सब क्या कर लिए, एक गुट बनाकर और क्या किए, नेपोलियन पर धावा बोल दिया, नेपोलियन से युद्ध किया और अंततः युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है और उसके साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो ये हो गया रूस पर आक्रमण। और अगला पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो है 6 लिखेंगे, यूरोपीय राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि महाद्वीपीय व्यवस्था के पश्चात इन देशों में अव्यवस्था उत्पन्न हुई और विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक गुट तैयार किया और उन गुटों ने क्या किया, फ्रांस का अत्यधिक विरोध किया। इन गुटों में कौन कौन से देश थे, देखिए, प्रशा, ऑस्ट्रिया, अत्यधिक विशाल देश इंग्लैंड, रूस और स्वीडन, इटली नहीं था, सॉरी, स्वीडन। ठीक है, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक अपना गुट बना के और नेपोलियन को पराजित कर दिया। तो ये हो गए आपके कारण, और भी कारण आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर हमको, क्योंकि लिमिट जो होती है, वर्ड लिमिट्स वो बहुत कम होती है, तो एग्जाम्स की दृष्टि से इतना काफी है। लेकिन अगर आप और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, जैसे स्पेन के साथ युद्ध किया था नेपोलियन ने। ठीक है, निरंतर युद्ध भी उसका एक कारण हो सकता है कि निरंतर उसने युद्ध किया जिससे उसके सैनिक भी क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई और फ्रांस एक दिवालियेपन का शिकार सा होने लगा था। ठीक है, जो वहां की जनता थी वो क्या हो गई, आक्रोश, मतलब आक्रोशित तो नहीं हुई क्योंकि वो इतने बड़े दुख से उभर कर आई थी। 10 वर्ष पश्चात भी वहां का शासन सत्ता कोई संभाल नहीं सका था। अंततः 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन आया था और नेपोलियन की तानाशाही के बावजूद जनता ने उसका सहर्ष स्वागत किया था। लेकिन फिर भी जनता, एक वहां का जो शासन था, फ्रांस का जो शासन था, वो एक अधिनायकवादी स्वरूप ले चुका था। अधिनायकवादी मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर ही शासन चलने लगा था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति में आपने कारणों में पढ़ा था कि वहां पर क्या थी, कोई राजनीतिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, किसकी, थर्ड स्टेट की, ना सामाजिक स्थिति अच्छी थी। तो फ्रांस की क्रांति मूलतः हुई थी किसी थर्ड स्टेट को उनका अधिकार प्रदान करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसका शासन आता है, फ्रांस की क्रांति, उसके बाद
फ्रांस की क्रांति के पश्चात और नेपोलियन के शासन तक, जैसे ही आता है उसका शासन, तो जो शासन व्यवस्था थी वहां की वो एक अधिनायकवादी स्वरूप लेने लगी थी। मतलब क्रांति का जो उद्देश्य था वो तो था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको उनका हक दिलाया जाए, लेकिन जैसे क्रांति संपन्न हो गई तो जो शासन व्यवस्था थी वो मध्य वर्ग के हाथों में आ जाती है, और जो वंचित वर्ग थे, पूर्व में जो वंचित वर्ग थे, उसके क्रांति के बाद भी वो वंचित ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई स्पेशल तौर पर कि उन्हें अपना अधिकार सुव्यवस्थित ढंग से प्रदान हो सके। ठीक है, तो ये हो गया कारण। अगले में प्रभाव बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी और क्रांति का स्वरूप क्या रहा। लास्ट वीडियो है फ्रांस की क्रांति का, इसके एक बाद। ठीक है, फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताया था काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता, इसलिए ये है, और इसके बाद एक चैप्टर लास्ट होगा, फिर फ्रांस की क्रांति खत्म, और उसके बाद में औद्योगिक क्रांति में रुक कराऊंगी आपका। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट काफी है। बाकी मैंने स्पेन से युद्ध, निरंतर युद्ध, ये आगे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ फ्रांस की क्रांति के प्रभाव और स्वरूप को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।